हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी एक्जिया आईएएस एकेडमी। तो एक्जिया आईएएस एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए देखते हैं जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो कैसे इम्पोर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव। तो इसमें हम आपको जो हर टॉपिक है वो खोल के नहीं बताएंगे, लेकिन ये बताने की कोशिश करेंगे कि ये जो भी टॉपिक है कैसे इम्पोर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव। ओके, तो हम अपना कंसिस्टेंसी मेंटेन कर रहे हैं, हमेशा आपको कॉम्प्रिहेंसिवली जो भी हमारा पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ के ये जो भी पीडीएफ है उसको आप कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं आज का जो पहला टॉपिक है वो कैसे इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव। ओके, तो जो पहला टॉपिक है वो लिया गया है आपका इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली से, और ये बात करता है अबाउट इंडस्ट्रियल कंसंट्रेशन इन इंडिया। ओके, तो कैसे जो इंडस्ट्रियल कंसंट्रेशन है वो चंद इंडस्ट्री में ही देखा गया है, और एक आपका जो मोनोपोली है वो कैसे इंडस्ट्री में बढ़ रहा है, उसी के रिगार्डिंग ये टॉपिक बात करता है। ओके, तो आपका इसमें जो हमारा पास्ट जो भी हिस्ट्री रहा है वहां से शुरू करके अभी तक आपका कैसा ये जर्नी रहा वो आप इससे देख सकते हैं। ओके, तो ये आपका जनरल स्टडी पेपर 1 से इकोनॉमिक एंड सोशल इशू के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, तो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट अगर हम इंडस्ट्रियल कनेक्ट कंसंट्रेशन समझना चाहे तो हम देख सकते हैं कि हमारा जो प्री लिबरलाइज एरा था, इट मींस 1947 15 अगस्त से लेके 1991 तक, जब तक हमने एलपीजी रिफॉर्म इंश्योर नहीं किया था, तब तक क्या था, हमारे यहाँ पे इंडस्ट्री का जो एक आपका कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथ में था, और गवर्नमेंट इंडस्ट्री को कंट्रोल करने के लिए या फिर जो आपका प्राइवेट सेक्टर है उसको कंट्रोल करने के लिए एमआरटीपी जैसे एक्ट लेकर आई थी, और जिसमें क्या था, आपका बहुत ज्यादा रेगुलेशन था, लाइसेंसिंग था। ओके, और आपका प्राइवेट सेक्टर का जो मोनोपोलिस्टिक टेंडेंसीज था वो बहुत हद तक कम था। लेकिन पोस्ट लिबरलाइजेशन के बाद, जैसे कि हमारा जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है जिसने इंश्योर किया आपका एलपीजी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन इन 1991, तो 1991 के बाद क्या हुआ, हमारा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर ग्रो करना था वो ग्रो तो किया, लेकिन एक चीज ये देखने को मिला कि जो भी इंडस्ट्रीज है उसमें आपका जो मोनोपोलिस्टिक टेंडेंसीज है, जैसे आपका टेलीकॉम इंडस्ट्री में एक मोनोपोलिस्टिक टेंडेंसीज देखा जाता है। ओके, या फिर आपके ग्लोबल लेवल में बात कर लिया जाए तो टेक जायंट्स जो है गूगल हो या फिर आपका फेसबुक हो, इनका क्या है, एक मोनोपोलिस्टिक टेंडेंसीज देखा जाता है। तो उस चीजों को कैसे आपका कंट्रोल किया जाए। ओके, और जो इंडस्ट्री का कंसंट्रेशन जो सिर्फ कुछ चंद हाथों में है उसको कैसे और डेमोक्रेटाइज किया जाए, उसी रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात करता है। क्योंकि एक देश का अगर हमें सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखना है तो हमारा जो प्राइवेट कैपिटल है उसका इन्वेस्टमेंट होना जरूरी है, और वो भी क्या है, डिफरेंट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट होना जरूरी है, इंक्लूडिंग आपका एमएसएमई जो हमारा माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज का बात करता है, ठीक है ना। तो ये सभी चीजें हमें देखनी जरूरी है, और आपका जो एक कंपटीशन है हमारे इकोनॉमी में, उस कंपटीशन को क्या करना है, एक फेयर कंपटीशन बनाना है। और उसी के लिए क्या हुआ, जो एमआरटीपी जो रेस्ट्रिक्शंस डालता था वो क्या, उसको चेंज करके आपका पोस्ट लिबरलाइजेशन एरा में उसको कर दिया गया कंपटीशन एक्ट। ओके, कंपटीशन एक्ट, और जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है, ओके, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, और उस बॉडी का काम क्या है कि आपका जो भी मोनोपोलिस्टिक टेंडेंसीज है उसको रोका जाए, और एक फेयर क्या है कंपटीशन, एक फेयर एज सबको दिया जाए कि सभी जो बिजनेसेस है वो फ्लोरिश कर सके। ओके, चलिए आगे देखते हैं। तो कौन से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से जो इंपॉर्टेंट है इस लिहाज से। ओके, तो आप देख सकते हैं 2020 है, 2020 का जो मेंस रहा यूपीएससी का, उसमें आपका पूछा गया, एग्जामिन द इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन ऑन रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इन इंडिया। तो आपका जो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन था उसने इनइक्वालिटी को कितने हद तक रिड्यूस किया, तो उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा है। ओके, अगर नहीं कर पा रहा है तो उसकी रीजन क्या है वो आपको देखना जरूरी हो जाता है फ्रॉम अपकमिंग एग्जाम्स। ओके, फिर आपका 17 में पूछा गया, डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन इंडस्ट्रियल पॉलिसीज एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज। तो इंडस्ट्रियल पॉलिसीज के साथ इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज कैसे जुड़े हुए हैं। ओके, और इंडस्ट्रियल पॉलिसी को रोबस्ट बना के, ओके, कॉम्प्रिहेंसिव बना के हम कैसे जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है उसको दूर कर सकते हैं, कैसे ग्रोथ अचीव कर सकते हैं, जो भी रीजनल डिसपैरिटीज है, ओके, उसको कैसे दूर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी आप देख सकते हैं हमारे देश में जो भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है वो ज्यादातर आपका वेस्टर्न इंडिया जैसे महाराष्ट्र गुजरात में कंसंट्रेटेड है, या फिर साउदर्न इंडिया में आप तमिलनाडु आंध्र प्रदेश ये सब में एक कंसंट्रेशन, या फिर आप बेंगलुरु में कंसंट्रेशन देख सकते हैं। ओके, तो इन चीजों को क्या करना है, हमें एक रीजनल बैलेंस हमें बनाना है। जैसे हमारा नॉर्थ
का जो भी स्टेट है, नॉर्थ ईस्ट में जो भी 8 स्टेट्स है, या फिर ईस्टर्न इंडिया में जो स्टेट्स है, सेंट्रल इंडिया में जो स्टेट्स है, जैसे एक बहुत बड़ा स्टेट है मध्य प्रदेश, तो इन जगहों का जो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसको इंश्योर करने के लिए क्या है, उस जगह में भी, इन सभी जगह जहां इंडस्ट्रियलाइजेशन लैग कर रहा है वहां भी इंडस्ट्रियलाइजेशन को इंश्योर करना होगा। ओके, तो उसी रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात करता है। तो ये सभी चीजें आपको क्या है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से समझनी बहुत जरूरी हो जाती है। ओके, तो मैं एक दो आर्टिकल आपको अच्छी तरह से समझा दूंगा, और बाकी जो भी आर्टिकल्स है आप इससे हमारा जो भी पीडीएफ है उससे पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। ओके, मेक श्योर कीजिएगा कि आपका जो फाउंडेशनल लर्निंग है वो आपका जीएस पेपर 1 से हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, सोसाइटी हो, जीएस पेपर 2 में आपका पॉलिटी हो, गवर्नेंस हो, आईआर हो, जीएस पेपर 3 से आपका इकोनॉमी हो, एग्रीकल्चर हो, डिजास्टर मैनेजमेंट हो, फिर आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो, एनवायरमेंट हो, इंटरनल सिक्योरिटी हो। ओके, फिर आपका जीएस पेपर 4 एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड हो, एज वेल एज आपका जो भी ऑप्शनल है। तो उन सभी चीजों को आपको क्या करना है, उसका जो भी फाउंडेशनल लर्निंग है उसको स्ट्रांग बनाना है, और स्ट्रांग बनाने के बाद आप हमारा जो भी एनालिसिस है, ओके, उसको भी पैरेलली आप पढ़ सकते हैं। ओके, आपका स्ट्रांग है तो ठीक है, और अगर आपने पढ़ना चालू कर दिया है तो उसके पैरेलली आप पढ़ सकते हैं। और ये जो भी पीडीएफ है शायद तक आपको थोड़ा कम समझ में आ सकता है, लेकिन क्या है, आप इसको कंटिन्यू पढ़ते रहिए। आप देखिए, 1-2 महीने पढ़िए, उसके बाद आपको पता चलेगा कि हमारा टीम ने कितना मेहनत किया है इसको बनाने के लिए, और इसमें कैसे हमने कोई भी हवाबाजी नहीं की है। पूरा एग्जाम पर्सपेक्टिव से पूरा जो पीडीएफ है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आप सिर्फ फाउंडेशनल लर्निंग में जो भी चंद किताबें हैं, जैसे पॉलिटी पढ़ लिया आपने, या फिर आईआर के थियोरीज पढ़ लिए, या फिर कुछ रिलेशंस के जो भी आपने पढ़े हैं, सिर्फ उससे क्या है, आपका प्रिपरेशन कंप्लीट नहीं होता है। फाउंडेशनल लर्निंग हमें लेना जरूरी है। अपना फाउंडेशन जब हम स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, उसके बाद क्या है, हमें जो भी न्यूज़पेपर में टॉपिक्स आते हैं उस टॉपिक को क्या करना है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना उसका एप्लीकेबिलिटी हमें देखना है। क्योंकि एग्जाम में क्या किया जाता है, आपको जो भी आप टेक्स्ट पढ़ते हैं, स्टैंडर्ड टेक्स्ट, उस स्टैंडर्ड टेक्स्ट का एज इट इज, जैसे आपका ग्रेजुएशन में या फिर मास्टर्स में पूछा जाता है, वैसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में। यहाँ पे आपको एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसके लिए क्या है, आपको न्यूज़पेपर जो आपका पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है, और न्यूज़पेपर से आपको सभी जो भी आपके फाउंडेशनल लर्निंग है उसको क्या है, फर्दर आपको एडिशन, वैल्यू एडिशन करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो मैं मानता हूं कि हमारा ये जो प्रयास है ये बहुत ही आपको हेल्प करेगा। ओके, तो उसी पर्सपेक्टिव से हम ये चीजें आपको फ्रीली प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, होप आप इसको अच्छी तरह से पढ़ेंगे और समझेंगे। ओके, तो मेरा रिक्वेस्ट है आप इसको पढ़िएगा अपने आप से। ओके, और सर ये कैसे लिंक हमने दिखाए हैं वो जानने की कोशिश कीजिएगा। तो अभी जो टॉपिक है आपको लग सकता है कि ये सिर्फ इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट है, लेकिन ये इकोनॉमी, ठीक है ना, फिर आपका एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से, दूसरा आपका फिर पॉलिसी कैसे इंटरवेंशंस गवर्नमेंट ले रही है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, आईआर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, फिर आपके सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, हर एंगल को इसमें हमने आपको खोल के दिखाया है कि एक टॉपिक में से क्या है, अभी ये पर्टिकुलर टॉपिक ये सिर्फ इकोनॉमी वाला जो पेपर है जीएस पेपर 3 उसी में पूछा जाएगा जरूरी नहीं है, इसका एप्लीकेशन कहीं भी हो सकता है। ओके, अक्रॉस ऑल दी पेपर्स। तो इसीलिए क्या है, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप इसको अच्छी तरह से पढ़िए। ओके, तो इसमें देख सकते हैं सारे कनेक्शंस हमने दिखाए हैं। ओके, तो एवोल्यूशन फ्रॉम एमआरटीपी एक्ट टू दी कंपटीशन एक्ट, तो ये आप ऐसे भी देख सकते हैं कि एक जो हमारा सोशलिज्म का एरा था। ओके, ऐसे तो हमारा इकोनॉमी मिक्स है, लेकिन 1947 से लेके 1991 तक, 1991 तक, ओके, 1947 से लेके, तो एक कैसे हमारा मिक्स इकोनॉमी होने के बाद भी सोशलिज्म के तरफ हमारा टिल्ट ज्यादा था, और कैसे हमने शिफ्ट किया आपका एलपीजी में। ओके, जिसमें हमारा कंपटीशन एक्ट आया। तो इसके लिए क्या है, आपको पास्ट इवेंट समझना बहुत जरूरी है, तभी आप क्या कर सकते हैं, इन चीजों को बहुत अच्छी तरह से समझ पाएंगे। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे आर्टिकल की ओर। ओके, तो जो दूसरा आर्टिकल है वो बात करता है रिगार्डिंग कॉन्फ्लिक्ट्स ओवर नेचुरल रिसोर्स एक्सट्रैक्शन एंड डेवलपमेंट इन बस्तर। तो इसमें क्या है, ये जो भी कॉन्फ्लिक्ट ओवर नेचुरल रिसोर्स एक्सट्रैक्शन है, तो कौन से रीजन के बारे में बात कर रहा है, बस्तर रीजन के बारे में। ओके, तो अभी बस्तर रीजन में क्या है, आपका नक्सल का प्रॉब्लम बहुत देखा जाता है, नक्सलिज्म का जो प्रॉब्लम है। तो नक्सलिज्म का जो प्रॉब्लम है वो हम क्या करते हैं, सिक्योरिटी एंगल से कवर करते हैं।
हमारे फाउंडेशनल कोर्स में। लेकिन ये जो भी नक्सलिज्म का प्रॉब्लम है ना, इसका आपका क्या है, एक सोशल एंगल भी रह जाता है। एक आपका पास्ट में जो इनजस्टिसेस रहा है, जो लैंड कंसंट्रेशन रहा है, उसको लेके भी आ जाता है। फिर आपके मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में जो भी एक्सप्लॉइटेशन किए गए बाय कॉलोनियल रूलर्स, वो भी एक एंगल आ जाता है। फिर हमारे डोमेस्टिक जो कैपिटलिस्ट थे या फिर जो जमींदार थे, उन्होंने कैसे एक्सप्लॉइटेशन किया, वो एक्सप्लॉइटेशन 1947 के बाद खत्म करने के लिए लैंड रिफॉर्म्स लिए गए। तो लैंड रिफॉर्म्स कैसे फेल्ड हुआ, और लैंड रिफॉर्म जब फेल्ड हुआ, एक बार जब इंडिपेंडेंस मिला तो सभी को लगा कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आ गया है, लैंड रिफॉर्म हो जाएंगे, ओके, जो भी हमारे रिसोर्सेस है उनका इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, ठीक है ना, लैंड कंसंट्रेशन को फ्रेगमेंट करके सब में बांटा जाएगा। लेकिन ये क्या हुआ, फेलियर हुआ। और फेलियर होने के बाद क्या है, एक दो स्टेट में सक्सेस था, जैसे वेस्ट बंगाल में और केरला में कुछ हद तक, या फिर त्रिपुरा में कुछ हद तक इसमें सक्सेस पाए गए थे, लेकिन थ्रू आउट द इंडिया सक्सेस नहीं पाया गया था। और उसी के लिए क्या हुआ, आप देख सकते हैं 1967 के बाद नक्सलिज्म का ग्रो हुआ। तो ये नक्सलिज्म का जो ग्रोथ है, इसका रीजन सिर्फ आर्म्ड रेबिलियन ही नहीं है, इसका रीजन आपका क्या है, इकोनॉमी में है, पॉलिटी में है, आपका फिर पॉलिटिकल सिस्टम में आप देख सकते हैं बैड गवर्नेंस की वजह से कैसे वो सारे रीजन में क्या हुआ, आपका नक्सलिज्म जैसा प्रॉब्लम ग्रो किया। ओके, फिर इकोनॉमिक आपका उन लोगों का डेवलपमेंट नहीं होने की वजह से, ओके, आपका फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं होने की वजह से, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे स्कूल, कॉलेजेस, हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होने की वजह से कैसे वहां पे प्रॉब्लम आए। तो इसमें क्या है, ये जो आर्टिकल है रिसोर्स को लेके स्पेशली दिया गया है, लेकिन हमने इसमें दिखाने का कोशिश किया है कि ये कैसे इंपॉर्टेंट है फ्रॉम डिफरेंट एंगल। ओके, कैसे डिफरेंट एंगल से ये इम्पैक्ट कर रहा है हमारे देश को। ओके, तो रिसोर्स एक्सट्रैक्शन स्पेशली छत्तीसगढ़ का इसमें केस आपको दिखाया गया है। ओके, तो की इनसाइट्स एंड रिकमेंडेशंस में आपका क्या है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट इंश्योर करना जरूरी है, किसका, आदिवासी का। इवन आदिवासी को जो हम लोग का जो भी डेवलपमेंट जर्नी है, उसमें उन लोगों को भी पार्टिसिपेशन दिलवाना है। और पार्टिसिपेशन के लिए हमें क्या करने हैं, पॉलिसीज लेने हैं। तो पॉलिसीज में आप देख सकते हैं पेसा एक्ट लिया गया था, जिसके अंडर क्या किया जाता है, जो हमारा पंचायती राज सिस्टम है उसको, हमारा जो भी फिफ्थ शेड्यूल एरिया है, लगभग 10 स्टेट फिफ्थ शेड्यूल एरिया में है, तो उन फिफ्थ शेड्यूल एरिया के जो भी आपके ट्राइबल बेल्ट है, उस ट्राइबल बेल्ट में आपका क्या होगा, पंचायती राज जो सिस्टम है उसको एक्सटेंड किया जाएगा। और वहां का जो ग्राम सभा रहता है, ओके, उस ग्राम सभा को क्या किया जाएगा, एम्पावर किया जाएगा, ताकि उन लोग क्या कर सके, डिसीजन मेकिंग कर सके, उनके अपने जो फॉरेस्ट है, जो भी रिसोर्सेस है, उनको लेकर के। फिर आपका एक्ट एक्ट लाया गया, फॉरेस्ट राइट एक्ट ऑफ 2006, जिसमें जो भी ट्राइबल डुवेलर्स है, जो भी आपके फॉरेस्ट डुवेलर्स है, उनको कैसे उनका राइट्स इंश्योर किया जाए, उसके रिगार्डिंग क्या है, आपका जो भी प्रोविजन है वो रखा गया। तो ये आप क्या है, आप गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको देख सकते हैं। ओके, इंक्लूसिव डेवलपमेंट आप देख सकते हैं फ्रॉम इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, फिर एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के बारे में भी आप देख सकते हैं कि जो भी बस्तर रीजन है या फिर आपका छत्तीसगढ़ में जो भी ट्राइबल बेल्ट है, वहां पे अगर ज्यादा रिसोर्स एक्सप्लॉइट किया गया, फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय किया गया, वहां का लैंड डिस्ट्रॉय किया गया, तो वहां का वाटर भी डिस्ट्रॉय होगा। तो ये क्या करेगा, उन लोगों के लाइवलीहुड में एक इम्पैक्ट डालेगा। ओके, और एनवायरमेंटल का जो सस्टेनेबिलिटी है उस पर भी एक सवाल खड़ा करेगा। तो ये सभी चीजें हमें क्या होती है, जानना जरूरी हो जाती है। फिर हम कॉन्फ्लिक्ट जो भी है माओइज्म को लेके, ओके, माओइस्ट को लेके, तो उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, उसके लिए हमें क्या होगा, पहले तो इसका जो भी रूट कॉज है उसको एड्रेस करना पड़ेगा। और रूट कॉज को एड्रेस करने के लिए हमें क्या है, डायलॉग्स रखने पड़ेंगे। तो डायलॉग्स किसके बीच में, जो भी एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है, फिर आपका जो भी लोकल गवर्नेंस है, फिर आपका स्टेट गवर्नमेंट है, फिर आपका सेंट्रल गवर्नमेंट है, या फिर जो भी बिजनेस एंटरप्राइजेस वहां पे बिजनेस करने गए हैं या फिर रिसोर्स एक्सट्रैक्शन करने गए हैं। तो ये क्या है, पूरा एक जब डिस्कशन होगा, डायलॉग होगा, उसके बाद क्या है, ये इन चीजों का सोल्यूशन पाया जा सकता है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। फिर इन लोगों को लाइवलीहुड का सिक्योरिटी भी देना होगा। ओके, तो गवर्नमेंट के जो भी स्कीम्स है, जैसे एमजी एनरेगा हो गया, स्किल इंडिया डेवलपमेंट हो गया, इनका स्किल इनहांस करना पड़ेगा, ताकि क्या है, जो भी कंपनीज वहां उस जगह पे जाएगी बिजनेस करने के लिए, मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, तो उसमें क्या है, लोकल लोगों को एम्प्लॉयमेंट इंश्योर किया जा सकेगा। ओके, तो चलिए आगे, उसके उपरांत भी आपका नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन है। ओके, तो ये सब हम देख सकते हैं। फिर कम्युनिटी बेस्ड टूरिज्म, अभी ट्राइबल जो भी एरिया होता है उनमें क्या होता है, टूरिज्म का बहुत पोटेंशियल रहता है। तो हम क्या कर सकते हैं, टूरिज्म को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। ओके, उसके लिए जो लोकल पॉपुलेशन है उनका पार्टिसिपेंट इंश्योर करना जरूरी होगा, ठीक है ना।
तो एक क्या है आपका हॉलिस्टिक अप्रोच हमें लेना होगा। फिर आप जनरल स्टडी पेपर 1 से देख सकते हैं सोसाइटी, ट्राइबल इशू एंड हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे आदिवासी लोगों का मार्जिनलाइजेशन हुआ था। तो आदिवासी इसमें आपका शेड्यूल्ड ट्राइब के बारे में कहा गया है। ओके, मतलब जो ओल्ड इनहेबिटेंट है उन्हीं को आदिवासी कहा जाता है। आदि मतलब पुराने समय से जो वहां के बाशिंदा रहे हैं। ओके, तो उसमें जो भी बस्तर के आदिवासी कम्युनिटी है उनके ऊपर जैसे आपका मोरिया हो गया, अबूझ मारिया हो गया, तो उनके उनको क्या करना है, उनका जो भी मार्जिनलाइजेशन फेस किया है उसको दूर करना है। फिर जो भी न्यू लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसीज है, ओके, वो कैसे इम्पैक्ट डाल रही है। एक तो हमारा हो जाता है लिबरलाइजेशन और फिर या फिर लिबरलिज्म। लिबरलिज्म का भी क्या है, एक्सटेंडेड एक वर्जन है न्यू लिबरलिज्म। ओके, तो ये न्यू लिबरलिज्म क्या होता है, और एक्सप्लॉयटेटिव इन नेचर हो जाता है अगर इसको कंट्रोल ना किया जाए तो न्यू लिबरलिज्म पॉलिसीज लेना अपने आप में बुरा नहीं है, लेकिन ये मेक श्योर करना चाहिए कि जो भी न्यू लिबरलिज्म पॉलिसी के तहत जो भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंश्योर किया जाएगा उसका क्या होना चाहिए, जो भी प्रॉफिट है उसका एटलीस्ट जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है वो लोकल कम्युनिटीज को भी जाना चाहिए। ओके, सभी स्टेक होल्डर्स का बेनिफिट होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसके बाद आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी मेंशन किए गए हैं। डिस्कस द प्रॉब्लम फेस बाय द ट्राइबल कम्युनिटीज इन इंडिया। तो क्या प्रॉब्लम ट्राइबल कम्युनिटीज फेस कर रही है, तो एकदम आपका क्या है, ओपन एंडेड क्वेश्चन है। आप बहुत सारे इसमें प्रॉब्लम्स क्या फेस कर रहे हैं लिख सकते हैं। इसके अलावा आप क्या सोल्यूशंस है और क्या स्टेप्स टेकन है, ओके, कौन से स्टेप लिए गए हैं वो भी मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद आप कॉलोनियल एंड पोस्ट कॉलोनियल रिसोर्स एक्सप्लॉयटेशन। तो कॉलोनियल समय में, फिर कॉलोनी चली जाने के बाद, हमारा इंडिपेंडेंस के बाद कैसे रिसोर्स एक्सप्लॉयटेशन हुआ है, वो सभी चीजें आप देख सकते हैं। कॉलोनियल पीरियड में आपका टिम्बर एक्सट्रैक्शन किया गया था। ओके, फिर पोस्ट कॉलोनियल समय में हमारे देश का इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए हमें मिनरल रिसोर्स जैसे ऑयल हो, फिर कोयला हो, ये सब का जरूरत होने लगा। तो इन सब के लिए हमने क्या किया, माइनिंग किया ये ट्राइबल एरियाज में। ओके, तो ये चीजें क्या किया, उन लोगों का जो लाइवलीहुड है, ओके, उन लोगों का जो कल्चर है उस पर इम्पैक्ट ये डाल रहा है। तो इसीलिए क्या है, वहां के लोग ऑफेंडेड हो रहे हैं। तो उनका जो भी ऑफन वो जो भी उनको उनका जो भी इम्पैक्ट हो रहा है उनके ऊपर, तो उसको ठीक करना जरूरी हो जाता है। ओके, अदरवाइज क्या है, हमें उसका रिएक्शन भी देखने को मिलता है। फिर आप इसका जीएस पेपर 1 सिलेबस ट्राइबल स्ट्रगल एंड सोशल मूवमेंट आप देख सकते हैं। ओके, फिर आपका जीएस पेपर 2 के पर्सपेक्टिव से कैसे गवर्नेंस को ठीक करना होगा, कैसे पॉलिसीज लेने होंगे, कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से प्रोविजंस है, उस प्रोविजन के हिसाब से क्या करना पड़ेगा, पॉलिसी फ्रेम करना पड़ेगा। और उस पॉलिसी को क्या करना पड़ेगा, हमारा जो गवर्नेंस सिस्टम है उसके द्वारा इसको इम्प्लीमेंट किया जाना होगा। और जो भी इम्प्लीमेंटेशन है उसमें क्या है, आपका जो भी अकाउंट लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी है, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है, फिर करप्शन बहुत ज्यादा है, रेड टेपिज्म है, तो इन सभी चीजों को ठीक करना पड़ेगा। क्योंकि गुड गवर्नेंस नहीं होगा तो जो भी पॉलिसीज बनेंगी एज पर दी कॉन्स्टिट्यूशन उसको क्या नहीं होगा, अच्छा इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा, और ये ट्राइबल सोसाइटी को बेनिफिट नहीं करेगा, ठीक है ना। तो फिर क्या होंगे, प्रॉब्लम बढ़ने लगेंगी। तो ये सभी चीजों को इंश्योर करना जरूरी हो जाता है। जैसे आपका एमजी एनरेगा है, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट है। ओके, फिर करप्शन के बारे में इसमें मेंशन किया है, उसको कम करना होगा, कम क्या खत्म ही करना होगा। ओके, तो ये सभी चीजें आप देख सकते हैं। फिर से पैसा जो पैसा एक्ट है उसके बारे में बात कर रहा है। फिर पॉलिसी सजेशंस क्या हो सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन स्टेट एंड माओइस्ट कैसा है। ओके, तो ये सभी चीजें आप देख सकते हैं। ओके, बाकी इसमें आपका जब रिसोर्स एक्सट्रैक्शन किया जाता है तो उसका क्या असर पड़ता है, लोगों का डिस्प्लेसमेंट होता है। हमारे इंडिया में जो भी आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट रिलेटेड प्रोजेक्ट्स के वजह से जो भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसमें आप सबसे ज्यादा डिस्प्लेसमेंट ट्राइबल लोगों का ही देखेंगे। लगभग 50% लोग ट्राइबल ही रहते हैं जितना डिस्प्लेसमेंट होता है। तो ये अपने आप में एक क्या है, बहुत ही बड़ा कंसर्न बन जाता है। तो ये ठीक करना बहुत जरूरी है। ओके, तो बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सभी इसमें दिए गए हैं, ये आपको देखना जरूरी है। ओके, बाकी जो भी मैंने समझाया उससे आप एक मोटा मोटा समझ बना के ये पढ़ के और फर्दर आपका नॉलेज एनहांस कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला टॉपिक। ओके, ओके, तो अगला टॉपिक जो है वो बात करता है रिगार्डिंग कदम्बश्री जो ग्रुप है,
केरला का सेल्फ हेल्प ग्रुप, उसके बारे में डिस्कशन में आया है। तो अभी ये जब टॉपिक आ गया सेल्फ हेल्प ग्रुप का, तो इसमें आपको क्या है, आपका जो भी फाउंडेशनल लर्निंग है उससे आपको सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या है उसको समझना है। फिर सेल्फ हेल्प ग्रुप सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए कैसे मददगार है, और स्पेशली सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है वो रूरल पोवर्टी पोवर्टी एलिविएशन में, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, हेल्थ में, एजुकेशन में, एजुकेशनल एम्पावरमेंट में कैसे वुमेन्स को स्पेशली मदद कर रही है, वो आप एंगल इसमें डाल सकते हैं। ओके, तो ये भी काफी अच्छा आर्टिकल है। तो इसमें आपको क्या होता है, पूरा सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में समझना होता है, फिर इसका पूरा सोशल इम्पैक्ट, ओके, जीएस पेपर 1 के पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर इसका जीएस पेपर 2 में कौन से पॉलिसी इनिशिएटिव्स लिए गए हैं बाय गवर्नमेंट, ओके, जीएस पेपर 3 इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके कैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट है ये इंश्योर कर रहा है। ओके, फिर आप ये भी देख सकते हैं सिक्योरिटी जो है जीएस पेपर 3 में, वहां पे ये जब भी रूरल एरिया का, जैसे अभी नक्सल अफेक्टेड एरिया में जितने भी रूरल विलेजेस है, वहां पे अगर हम एक कोऑपरेटिव डेवलपमेंट इंश्योर करना चाहे, सेल्फ हेल्प ग्रुप को अगर डेवलप करे, तो वहां पे क्या होगा, एक सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंश्योर किया जा सकता है। तो ये चीजें क्या है, अभी जो आर्टिकल जस्ट हमने देखा उसका एक एक्सटेंडेड वर्जन भी आप इसको मान सकते हैं कि रूरल एरिया का डेवलपमेंट के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप कितना मददगार है। ओके, और हमारे पास क्या है, मॉडल्स भी है, जैसे केरला एक मॉडल है। ओके, कि केरला में, या फिर आप देख सकते हैं जितने भी हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप है हमारे देश में, लगभग 70% सेल्फ हेल्प ग्रुप तो साउथ इंडिया में है। ओके, आपका केरला हो गया, तमिलनाडु हो गया, ओके, बेंगलुरु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तो इन जगहों में कंसंट्रेटेड है। तो आप इन जगहों का जो वुमेन का जो डेवलपमेंट का जो पैरामीटर है, वो आप समझ सकते हैं कि कौन से लेवल पे उन लोगों का डेवलपमेंट हुआ है। ओके, तो उस हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप का कॉन्सेप्ट है, ये हम अच्छा से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं नॉर्थ इंडिया में, सेंट्रल इंडिया में, फिर नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, ताकि हम क्या करें, आपका जो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसको इंश्योर कर सके। ओके, तो बाकी इसमें कदम्बश्री तो एक मॉडल हिसाब से दिया है, बाकी कदम्बश्री में कौन कौन से आपके प्रॉब्लम्स देखे जा रहे हैं और कितने अचीवमेंट्स इन्होंने पाए हैं, तो ये हमारे लिए क्या हो जाता है, एक सीख हो जाता है। ओके, और इसमें जो भी कादम्बश्री में ऐसा नहीं है इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, इसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स देखे गए हैं। तो उसके जैसे माइनॉरिटी का इंटीग्रेशन नहीं हुआ है, जैसे मुस्लिम, फिर क्रिश्चियन और फिर अदर कम्युनिटीज भी आप ले सकते हैं, तो उनका भी क्या करना है, मेंबरशिप इंश्योर करना है, इंक्लूसिविटी प्रमोट करना है। तो ये जो भी आप लैग देख रहे हैं उसको ठीक करना है। ओके, फिर आपका चलिए आगे देखते हैं। तो इसमें मैंने आपको पूरा जो जिस्ट है इसका समझा दिया। ओके, फिर चलिए अगला आर्टिकल क्या है देखते हैं। तो ये आर्टिकल बात करता है रिगार्डिंग फ्री मूवमेंट रेजिम एंड एथनिक बिलोंगिंग इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो जो फ्री मूवमेंट रेजिम है, ओके, बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार। ओके, तो म्यांमार का जो बॉर्डर है वो नॉर्थ ईस्ट के आपके नागालैंड, ओके, मणिपुर, मिजोरम एक्सेट्रा के साथ शेयर करता है। लगभग 1600 किलोमीटर का बॉर्डर है, और 2018 में क्या किया गया, एक फ्री मूवमेंट रेजिम चालू किया गया। तो ये जो फ्री मूवमेंट रेजिम है क्यों चालू किया गया, क्योंकि जो आपका मिजोरम और मणिपुर और नागालैंड जो इंडिया का स्टेट है, उन लोगों का जो भी एथनिक ट्राइब्स है, उनका एफिनिटी है विद दी ट्राइब्स ऑफ म्यांमार। जो भी म्यांमार के चीन स्टेट या फिर जो भी बॉर्डरिंग एरियाज है, वहां से क्या है, एक कल्चरल टाइज है, और वो क्या है, बहुत पुराने हैं, हिस्टोरिकल टाइज है। ये जो भी टाइज है, इसमें अब क्या हुआ, जब कॉलोनियल पावर्स हमारे देश में आए, जब 1800 में जब नॉर्थ ईस्ट में भी एंटर किया, ओके, तो वहां पे क्या हुआ, ये म्यांमार के साथ जो भी बॉर्डर बनाया था, वो बॉर्डर डिमार्केशन में क्या हुआ, ये एथनिक जो फेमिलियरिटी था उसको उन्होंने नजरअंदाज कर दिया, और ऐसे बॉर्डर बना दिया कि एक ही तरह के लोगों को डिवाइड कर दिया। तो उस चीज को अभी क्या है, वो कनेक्शन इंश्योर करने के लिए फ्री मूवमेंट रेजिम को 2018 में इंश्योर किया गया था कि जो भी बॉर्डर रिसाइडिंग कम्युनिटीज है वो क्या है, एक दूसरे से मिलजुल सकती है, क्योंकि इन लोगों के बीच क्या है, आपके वैवाहिक संबंध भी देखे गए हैं, और एक कल्चरल जो कनेक्शन है वो भी देखा गया है। ओके, तो लेकिन हाल फिलहाल में क्या हुआ आपका, जैसे हम मणिपुर क्राइसिस देख सकते हैं, या फिर जो इंडिया म्यांमार बॉर्डर है, वो भी थोड़ा उसमें थोड़ा फ्रेजिलिटी देखा गया है, सिक्योरिटी कंसर्न्स देखा गया है, जैसे आपका ड्रग स्मगलिंग हो गया, आर्म स्मगलिंग हो गया, फिर इंसर्जेंट जो है वो भी उस एरिया में शेल्टर ले रहे हैं।
तो इसीलिए क्या है, जो फ्री मूवमेंट रेजिम है उसको गवर्नमेंट ने विड्रॉ करने का फैसला कर लिया है। तो इसीलिए क्या है, इसका एक तरफ तो हमारा सिक्योरिटी इंश्योर होगा, लेकिन दूसरी तरफ क्या है, जो एथनिक टाइज है उसमें ये चीजें बाधा डालेंगी। ओके, और फिर जो वहाँ के लोकल कम्युनिटी है उनके बीच एक इकोनॉमिक इंटरेक्शन भी है, तो उनके लाइवलीहुड पर भी ये चीजें असर डालेंगी। ठीक है ना। तो आप इस टॉपिक से क्या है समझ सकते हैं कि ये जो भी हमारा जीएस पेपर आपका 2 है, आईआर के पर्सपेक्टिव से इसको समझ सकते हैं। फिर जीएस पेपर 3 इकोनॉमिक जो वेलबींग है उसमें कैसे असर डालेगा, लाइवलीहुड पे कैसे असर डालेगा। ओके, और फिर जीएस पेपर 1 हिस्ट्री से आप जो भी कॉलोनियल हिस्ट्रीज रही है, ओके, कैसे जो भी ब्रिटिश कॉलोनियल पावर्स है वो कैसे नॉर्थ ईस्ट एंटर किए। ओके, और फिर ये ट्रीटी ऑफ यानडाबू कब साइन हुआ, फिर ट्रीटी ऑफ यानडाबू के तहत कैसे सभी चीजों को मैनेज किया गया बाय द ब्रिटिशर्स, उन चीजों को भी आपको इसमें पढ़ना जरूरी हो जाएगा। ओके, चलिए देखते हैं अगला टॉपिक। फिर अगला टॉपिक आपका बात करता है रिगार्डिंग क्लाइमेट जस्टिस इन दी आईसीजे, ऑब्लिगेशंस ऑफ स्टेट इन रेस्पेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो ये आर्टिकल आया है अबाउट क्लाइमेट चेंज। ओके, और इसमें आईसीजे का रोल दिखाया गया है कि आईसीजे कैसे रोल प्ले कर रहा है। ओके, तो आईसीजे आपका जो भी हमारा पहला तो हमें जो भी ट्रीटी साइन हुई है, जैसे हमारा यूएनएफ ट्रिपल सी जो आया 1992 के बाद, ओके, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, उसके बाद आपके डिफरेंट क्या है कॉप हुई, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, जैसे आपका रिसेंटली जो बाकू अजरबैजान में COP29 हुआ, उससे पहले भी आप देख सकते हैं जो पेरिस क्लाइमेट डील था। ऐसे बहुत सारे लैंडमार्क डील किए गए। तो इन डील में क्या है, जो भी देश है उनको क्या है स्पेसिफिक टारगेट्स दिए गए। तो ये जो भी देश है वो अपना टारगेट कैसे फुलफिल करेंगे, कैसे ग्रीन हाउस गैस को कम करेंगे, कैसे जो भी क्लाइमेट पॉलिसीज है उसको कैसे आगे बढ़ाएंगे, उसी रिगार्डिंग इसमें आईसीजी का क्या रोल रहेगा, आईसीजी कैसे जो भी देश है उनका रोल इसमें डिफाइन करेंगे। ओके, क्योंकि ऑलरेडी कॉप साइन हो चुका है, तो उसमें अगर कोई देश उसको डिफाई करता है, ओके, तो उसको वो आईसीजी उनके रोल को कैसे फिर री इंटरप्रेट करेगा, उसी रिगार्डिंग ये आर्टिकल आया है। ओके, तो ये क्या होता है एग्जाम के लिहाज से फिर इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसके लिए हमें जो भी एनवायरमेंट का हमारा कोर्स रहता है, आपका जीएस पेपर 2 में जो सब्जेक्ट है वो, सॉरी जीएस पेपर 3 में जो एनवायरमेंट है उसको पढ़ना जरूरी हो जाता है। और उसको पढ़ने के बाद हमें उसके जो भी कंसेप्ट है कि एनवायरमेंट का क्या यूजफुलनेस है, फिर कैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, कैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन ने एनवायरमेंट को बिगाड़ा, और ये जो भी इन्वायरमेंट के चैलेंजेस आज के डेट में हम हमें देखने को मिल रहा है, इसमें स्पेशली क्या है, जो भी डेवलप नेशंस है आज के दिन में, स्पेशली जो भी हम ग्लोबल नॉर्थ कहते हैं, तो उस ग्लोबल नॉर्थ में जो भी डेवलप नेशंस है, स्पेशली वेस्टर्न नेशन, उनको क्या है इसमें ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना है। तो इसमें आपका जो 1992 का अर्थ समिट आता है, उसके बाद एक कंसेप्ट डेवलप हुआ कि कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रेस्पॉन्सिबिलिटी, या फिर पॉल्यूटर्स पे प्रिंसिपल, कि जो भी जिन देशों ने पहले ज्यादा पोल्यूट किया है उनको क्या है ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी उठाना है, और बाकी जो भी अंडर डेवलप्ड एंड डेवलपिंग नेशंस है लाइक इंडिया, चाइना, इनको क्या है कम रेस्पॉन्सिबिलिटी उठाना है, क्योंकि हिस्टोरिकली देखा जाए तो इन्होंने ज्यादा पोल्यूट नहीं किया है, और इनके ऊपर अभी ये भी ऑब्लिगेशन आ जाता है कि इनको नेशन का ग्रोथ भी करना है, और ग्रोथ करने के लिए थोड़ा बहुत पोल्यूशन इनको अभी करना पड़ेगा। और जो भी रिन्यूएबल एनर्जी ये ट्रांजिशन करेंगे, उसमें ये जो भी डेवलपिंग नेशन है ये डिमांड कर रहे हैं कि डेवलप नेशन जितना भी डेवलपमेंट अभी तक अचीवमेंट किया, उनके कमाई भी हो गए, उनका टेक्नोलॉजी भी फास्ट फॉरवर्ड हो गया, तो ये देश क्या करे, अंडर डेवलप और डेवलपिंग को मदद करे। तो ये पूरा एक क्या है बहुत ही इंटरेस्टिंग डिबेट है, आप इससे समझ सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ ये आप पढ़िएगा और इससे समझने की कोशिश कीजिएगा। जो भी जिस्ट है इसका मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से समझाने का कोशिश किया है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो बात करता है रिगार्डिंग जेंडर न्यूट्रलिटी इन सेक्सुअल हैरेसमेंट लॉ इन इंडिया, अ ब्रीफ रिव्यू ऑफ फेमिनिस्ट डिबेट एंड जुडिशियल डिसीजंस। तो आपको पता ही है जो विशाखा गाइडलाइन आया था, मुझे जहां तक याद है ये 1996-7 के ईयर में आया था, और ये विशाखा गाइडलाइन के बाद ही जो हमारा पोश एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस, 2013 में आया। तो इस लॉ के अधीन क्या किया गया कि वुमेन को सेफ्टी प्रोवाइड किया गया एट वर्क प्लेस,
लेकिन अभी ये मुद्दा उठ के आया है कि जो वर्क प्लेस है उसमें सिर्फ वुमेन से काम नहीं करती है, वुमेन के अलावा भी एलजीबीटी कम्युनिटी का कोई भी सदस्य हो सकता है। तो अगर एलजीबीटी कम्युनिटी का किसी के साथ अगर हैरेसमेंट हो तो उसके लिए क्या प्रोटेक्शन है। तो इसी के रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात करता है कि हमें क्या करना है, इस चीजों को डीकंटेक्चुअलाइज करना है। ओके, ये सिर्फ वुमेन के कॉन्टेक्स्ट में ही इन चीजों को नहीं देखना है, इनमें एलजीबीटी क्यू कम्युनिटी को भी इंक्लूड करना है। और रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने ये माना भी है कि हाँ, एलजीबीटी कम्युनिटी का भी हैरेसमेंट हो सकता है, लेकिन उन्होंने कोई स्पेसिफिक डायरेक्टिव्स नहीं दिए हैं एग्जीक्यूटिव को। ओके, तो अभी कौन ये इसमें कैसे डेवलपमेंट होने वाला है वो आने वाले समय पे देखना जरूरी हो जाएगा, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। ओके, जो अगला आर्टिकल है वो बात करता है रिगार्डिंग, एक मिनट लोड हो रहा है, रिडीमिंग द फेडरल प्लेज इन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो अभी ये आर्टिकल स्पेशली बात करता है जो सेंटर स्टेट का रिलेशन है। ओके, हमारा जो फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट है उसको कैसे और स्ट्रेंथन किया जाए। तो आप देख सकते हैं इसका पास्ट जो हिस्ट्री है, जैसे 1947 में हमने आज़ादी पाली, उसके बाद हमारा देश कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक फेडरल हो गया। ओके, और उस फेडरलिज्म में क्या है, 1967 तक, क्योंकि सेंटर में और स्टेट गवर्नमेंट में सेम पार्टी ही थी, केरला को छोड़ के। ओके, तो या फिर हाँ, केरला को छोड़ के बाकी स्टेट में क्या थी, सेम पार्टियां ही रूल कर रही थी, तो तब इतना फ्रिक्शन नहीं देखा गया था, एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म देखा गया था। लेकिन 1967 के बाद क्या हुआ, जब आपका पॉलिटिकल डायनेमिक्स चेंज हुआ, स्टेट में डिफरेंट पार्टीज आने लगी, और आपका स्टेट भी रीऑर्गेनाइज हो गया। ओके, लैंग्वेज के बेसिस में, और रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो भी पावर में आने लगी स्टेट लेवल पे। तो ये क्या किया, आपका सेंटर और स्टेट में डिफरेंट आपके एस्पेक्ट को लेके, ओके, लेजिस्लेशन को लेके, फिर फाइनेंशियल मैटर्स को लेके डिबेट छिड़ गया। और ये आपके क्या हुआ, जो फेडरलिज्म में एक आपका कोऑपरेशन से एक कॉम्बैट, एक कन्फ्लिक्ट देखा गया, तो उसी को कैसे ठीक किया जा सकता है उसी रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात करता है, कि जैसे आपका इंटर स्टेट जो काउंसिल है उसको हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रेंथन कर सकते हैं। आर्टिकल आपका 263, प्रेसिडेंट इंटरस्टेट काउंसिल फॉर्म कर सकता है, तो इंटरस्टेट काउंसिल के जरिए हम कैसे आपका कोलैबोरेशन इंश्योर कर सकते हैं। ओके, उसके बारे में ये बात करता है। और इसके उपरांत भी आपका, ओके, फिस्कल फिस्कल रिफॉर्म्स कैसे लाने हैं, कैसे कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना है बाय बोथ सेंटर एंड स्टेट। ओके, देश को ग्रो कराने के लिए, डेवलप करवाने के लिए, ओके, क्या क्या रिफॉर्म्स करने हैं, वो सभी चीजें इसमें मेंशन की गई है। जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए इसमें सेकंड जनरेशन रिफॉर्म के बारे में कहा गया है, कि फैक्टर मार्केट्स को रिफॉर्म करना है। तो देखिए, अब सेकंड जनरेशन रिफॉर्म इसमें कहा गया, तो सेकंड जनरेशन रिफॉर्म के बारे में कहा गया, तो फर्स्ट जनरेशन रिफॉर्म क्या है। तो हमारा जो भी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी था 1991 में, जिसको हम एलपीजी के नाम से भी जानते हैं, तो उस समय क्या हुआ, आपका डी लाइसेंसिंग किया गया, डी रेगुलराइजेशन किया गया, फिर आपका जो भी ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स था उसको कम किया गया। ओके, फिर बैंकिंग सेक्टर में रिफॉर्म्स लाए गए, अब जैसे नरसिम्हम कमेटी 1 2 ये सब पढ़ते हैं। ओके, आरबीआई में रिफॉर्म लाया गया, आरबीआई को फैसिलिटेटर की तौर पे डेवलप किया गया। तो वो सब तो थे फर्स्ट जनरेशन ऑफ रिफॉर्म, वो ठीक है, लेकिन अभी क्या है, हमें सेकंड जनरेशन ऑफ रिफॉर्म चाहिए। और सेकंड जनरेशन ऑफ रिफॉर्म में क्या है, सेंटर और स्टेट का कोलैबोरेशन करना बहुत जरूरी है फॉर इंडियाज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो जो भी सेकंड जनरेशन रिफॉर्म है उसमें कौन कौन सी बातें कही गई है, जैसे लैंड रिफॉर्म के बारे में कहा गया है। तो अभी लैंड रिफॉर्म में स्टेट का क्या रोल है, क्योंकि जो लैंड पूरा सब्जेक्ट है वो स्टेट सब्जेक्ट है। तो इसीलिए क्या है, हर स्टेट में आपका लैंड रिलेटेड लॉज डिफरेंट हो सकते हैं, तो इसीलिए स्टेट का सेंटर के साथ कोलाबोरेट करना, ओके, और जो भी बिजनेस हाउसेज है, प्राइवेट सेक्टर है, उनके साथ कोलाबोरेट करके इजीली कैसे लैंड एक्विजिशन किया जा सकता है उसको देखना जरूरी हो जाता है। फिर जो लेबर लॉ है वो आपका यूनियन लिस्ट में है, तो अभी लेबर लॉ भी क्या है, यूनिफॉर्म नहीं है, तो लेबर लॉ को भी यूनिफॉर्म बनाना है। ओके, फिर आपका कैपिटल जो है हमारा, उसमें भी क्या है, शॉर्टेजेस देखे गए हैं, तो इन सभी चीजों को हमें क्या करना है, टेकल करना है। ओके, लैंड, लेबर, कैपिटल, इसी को कहा गया है आपका सेकेंड जनरेशन आपका फैक्टर मार्केट रिफॉर्म।
ओके, तो ये सभी करने जरूरी है। तो इसी के साथ आपका जीएसटी जो भी है हमारा यूनिफॉर्म इम्प्लीमेंटेशन कर दिया गया है, लेकिन फिर भी जीएसटी में भी क्या है, बहुत से लैक्यूनेस देखे गए हैं, बहुत से कन्फ्लिक्ट देखे गए हैं, तो उन चीजों को भी हमें क्या करना है, दूर करना है। ओके, तो इसी के रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात करता है, तो बाकी चीजें आप पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। इसका जो भी जिस्ट है वो मैंने आपको सरल भाषा में समझाने का कोशिश किया है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। जो अगला टॉपिक है वो बात करता है, डज इंडिया नीड अनदर ट्रिस्ट विथ द प्लान पैनल। ओके, तो ये थोड़ा सा आर्टिकल मुझे यूनिक लगा कि जो ऑथर साहब है वो एक सजेशन दे रहे हैं कि आपका एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क बनाना है, एस्टैब्लिश अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ओके, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाने के बारे में बात कर रहा है, जिस बॉडी में आपका क्या होगा, सेंटर और स्टेट दोनों रहेंगे। सेंटर रहेगा और बाकी जो भी 28 स्टेट है, यूनियन टेरिटरीज है, वो रहेंगी। और जो भी हमारे देश में प्रॉब्लम्स फेस किया जा रहा है, वो इकोनॉमी में हो, टेक्नोलॉजी में हो, एग्रीकल्चर में हो, ओके, वुमेन एम्पावरमेंट में हो, उसके रिगार्डिंग एक क्या है, कोऑपरेशन इंश्योर किया जा सकेगा। तो ये बहुत ही यूनिक सुझाव है, मैंने जब पढ़ा मुझे बहुत अच्छा लगा ये। और इसके अलावा भी अभी हमने डिस्कस किया था अबाउट इंटर स्टेट काउंसिल अंडर आर्टिकल 263। ओके, तो इन चीजों को भी क्या है और स्ट्रेंथन किया जा सकता है। और इसके उपरांत भी इसमें क्या है, आपका जो भी हमारा प्लानिंग कमीशन था, ओके, उसको कैसे ओवरहॉल किया गया, उसको कैसे हटा के नीति आयोग से रिप्लेस किया गया। फिर प्लानिंग कमीशन में कौन कौन सी लेकुनास थी, नीति आयोग में कौन कौन से ड्रॉबैक्स है, तो ये सभी चीजें इसमें मेंशन की गई है। तो इन फ्यूचर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फेडरलिज्म के ऊपर एक क्वेश्चन आएगा। और फेडरलिज्म को हमें किस चीजों के साथ जोड़ना है, इन चीजों के साथ जोड़ना है, इंटर स्टेट काउंसिल, प्लानिंग कमीशन, नीति आयोग, इसमें क्या ड्रॉबैक्स है। ओके, तो आप एकदम निश्चिंत रहिए, इन सब चीजों में से क्वेश्चन आएगा ही आएगा किसी ना किसी पेपर में। ओके, तो अब पेपर 2 में भी आ सकता है, गवर्नेंस में, पॉलिटी में, फिर पेपर 3 इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से भी पूछा जा सकता है। ठीक है ना, तो ये चीजें आप प्रिपेयर करने की कोशिश कीजिएगा। इसका जिस्ट मैंने आपको अच्छी तरह से समझाने का कोशिश किया है। चलिए आगे देखते हैं। इसमें आपका मास्क वर्सेस ऑल्टमैन। ओके, तो इलॉन मास्क और ऑल्टमैन के बारे में डिस्कशन है इसमें। तो ये हमें ऑल्टमैन और इलॉन मस्क के बीच में जो डिबेट है, जो उनका कंपटीशन है, उसके बारे में कम जानना है, लेकिन ज्यादा जानना है एआई क्या है। ओके, क्योंकि आपका जो भी ओपन एआई है, तो उस ओपन एआई को डेवलप किया था बाय ऑल्टमैन, और ऑल्टमैन के साथ ही इलॉन मस्क थे। लेकिन इनके बाद इनके बीच डिफरेंसेस आने की वजह से क्या हुआ, जो इलॉन मस्क साहब थे वो यहाँ से विड्रॉ कर दिए, और करने के बाद उन्होंने जो ओपन एआई है और जो ओवरऑल जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसको क्रिटिसाइज भी किया। आप लगातार देख सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फ्यूचर डेंजर के बारे में इलॉन मस्क साहब बात करते रहते हैं। तो इनका भी ये असर हो सकता है कि जो भी यहाँ पे फाइट था उसके लिए भी ऐसा हो सकता है, लेकिन वो हमारे लिए जरूरी नहीं है। हमारे लिए पूरा एआई कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी हो जाता है। ओके, कि इसमें कौन कौन से इंटरनेशनल डेवलपमेंट है, क्या इंटरनेशनल रेगुलेशन है, ईयू एक्ट क्या है, ओके, ब्लेचले पार्क जो डिक्लेरेशन है वो क्या है, एआई को कैसे रेगुलेट किया जा सकता है, एज वेल एज एआई का कैसे डिफरेंट फील्ड में, इकोनॉमी में, स्पेस में, डिजास्टर मैनेजमेंट में, एग्रीकल्चर में कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, उस रिगार्डिंग हमें जानना जरूरी हो जाता है। और एआई का कैसा एथिकल यूज इस्तेमाल, एथिकल यूज कैसे इंश्योर किया जा सकता है, इसको कैसे रेगुलेट करना है। ओके, जो भी हमारे एआई से जो भी मिस इन्फॉर्मेशन जो भी फैलते हैं, सॉरी, जो भी मिस इन्फॉर्मेशन फैलते हैं उसको एआई से कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, एआई जनरेटेड आपका जो भी इमेजेस है उसको कैसे टेकल किया जा सकता है, कैसे मॉर्फ्ड वीडियोस, फोटोज बन रहे हैं, उन सभी चीजों को टैकल करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो उसी रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात करता है, तो जो मैंने आपको समझाया। तो बाकी आप इससे पढ़ के आपका एग्जाम पर्सपेक्टिव से इसका अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला आर्टिकल, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स इन इंडिया शुड नॉट एस्केप अकाउंटेबिलिटी। तो आप देख सकते हैं हमारे देश में लगभग 40 लाख, इस पेपर के हिसाब से, आर्टिकल के हिसाब से बता रहा हूँ कि 40 लाख लगभग आपका हमारे कंटेंट क्रिएटर है। ओके, तो कंटेंट क्रिएटर जो आप यूट्यूब में वीडियोस देखते हैं वो क्या है, कंटेंट क्रिएटर है या फिर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। यूट्यूब में है, आपके इंस्टाग्राम में है, फेसबुक में है, ओके, ट्विटर जो था अभी तो एक्स नाम से जाना जाता है, उसमें देखा जाता है। तो इसमें क्या है, ये जो भी इन्फ्लुएंसर्स है ये क्या करते हैं, जो भी हमारे बिजनेस हाउसेस होते हैं उनसे कोलैबोरेट करके उनके जो भी प्रोडक्ट होते हैं, फूड प्रोडक्ट हो, आपका हेल्थ केयर प्रोडक्ट हो, इनको प्रमोट करते हैं।
ओके, और ये जब प्रमोट करते हैं तो दूसरे ब्रांड का जो इमेज है वो भी ये खराब करते हैं। और इसमें क्या होता है, बहुत सारे, मैं सभी को नहीं बोल रहा हूँ, जो करते हैं उसके लिए उसके बारे में इसमें लिखा गया है। तो वो जो भी मिस इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं उससे क्या होता है, लोगों के हेल्थ पे बहुत बुरा असर पड़ सकता है। ओके, तो और पड़ता हुआ दिखाई भी देता है। तो और इसीलिए क्या है, इसमें ये चीजें कही गई है कि जो भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स है जो ये प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करते हैं, लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं इन चीजों को खरीदने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए, तो उनको क्या करना है, आपका रेगुलेट करना है, और उन उन लोगों का अकाउंटेबिलिटी भी इंश्योर करना है कि कल कोई मेडिसिन लेके किसी का, अगर आप पकड़ लीजिए, जैसे कोई आदिवासी हेयर ऑयल ही हो गया, ओके, उसको प्रचार कर रहा है, या फिर कोई मेडिसिन को ही प्रचार कर रहा है, उससे अगर कल किसी को कोई हार्म होता है तो उसका अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा, उसका जिम्मेवार कौन होगा, ओके, उस कंज्यूमर को कैसे प्रोटेक्ट किया जाएगा। तो इसमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन का भी एंगल आ जाता है। फिर आपका इसमें जो भी आजकल फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स देखे जाते हैं, जो आपके शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स है, तो वो आप जो भी ये इन्फ्लुएंशियल वीडियोस देख के इन्वेस्टमेंट करते हैं, इसमें आपका पैसा अगर बर्बाद होता है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा। ओके, क्या जो भी इन्फ्लुएंसर्स है वो क्वालिफाइड है इन चीजों को बताने के लिए। तो ये सभी चीजों को इंश्योर करना जरूरी हो जाता है। ओवरऑल ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन के बारे में बात करता है। ओके, और एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री में कैसे सोशल इन्फ्लुएंसर्स इन्फ्लुएंस कर रहे हैं उस रिगार्डिंग बात करता है। अगला आर्टिकल बात करता है रिगार्डिंग आपका आज के समय पे जो हम वर्ल्ड में एक बाइपोलैरिटी देख रहे हैं। ओके, लोग कहते हैं कि, या फिर बहुत लोग ये भी एक्सपर्ट कहते हैं कि एक मल्टीलैटरलिज्म देखा जा रहा है। नो डाउट एक मल्टीलैटरलिज्म देखा जा रहा है। ओके, डिफरेंट नेशंस जैसे इंडिया हो, ब्राजील हो, साउथ अफ्रीका हो, ओके, या फिर यूरोपियन यूनियन के देश, जर्मनी हो, फ्रांस हो, ये सभी जो भी आज के समय पे बहुत ही पावरफुल है इकोनॉमिकली, आपके फिर डिफेंस वाइज। ओके, लेकिन इसमें एक क्या है, बाइपोलैरिटी भी देखा जा रहा है, और वो बाइपोलैरिटी देखा जा रहा है स्पेशली बिटवीन चाइना एंड यूएसए। ओके, तो उस बाइपोलर एक सिचुएशन में, ओके, कैसे इंडिया अपने अपना जो ग्रोथ ट्रैजेक्टरी है उसको कैसे संभालेगा। ओके, उसी के रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात करता है, कैसे जो मल्टीपोलर आपका वर्ल्ड है उसमें, या फिर जो बाइपोलैरिटी होके रखा है चाइना को और यूएसए के बीच, कैसे एक बैलेंस मेंटेन करेगा, कैसे अपना जो भी गोल है उसको कैसे अचीव करेगा, उस रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात करता है। तो इंडिया को क्या करना होगा, कैसे पॉलिसीज लेने होंगे, उस रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात करता है। ओके, तो ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से अगेन बहुत जरूरी हो जाता है। चलिए देखते हैं अगला टॉपिक क्या बात करता है। ये टॉपिक है रिगार्डिंग इंडिया चाइना टू रिज्यूम डायरेक्ट फ्लाइट्स इशू वीजा। ओके, तो ये आर्टिकल आपका बात करता है रिसेंटली जो टॉक्स चल रहे हैं बिटवीन इंडिया एंड चाइना, कि हमारे जो भी आउटस्टैंडिंग मुद्दे हैं। ओके, जैसे कोविड-19 के बाद वीजा में रेस्ट्रिक्शन लग गया, फ्लाइट्स में रेस्ट्रिक्शन लग गए। ओके, फिर मानसरोवर का जो पिलग्रिमेज था उसमें रेस्ट्रिक्शन लग गया। तो इन सब चीजों को कैसे हम फिर से रिज्यूम कर सकते हैं, उसी रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात करता है। फिर हमारा चाइना के साथ जो रिलेशन है उसका 75 ईयर्स हो गया है। ओके, तो वो भी सेलिब्रेशन करना है। प्लस जो भी इंडिया और चाइना के बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट्स है, ओके, ट्रेड रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट है, उन चीजों को यहाँ पे टेकल करने का जो भी डिस्कशन हुआ है उस डिस्कशन के बारे में दिया गया है। और पास्ट जो भी हमारे जैसे गलवान वैली क्लैश है 2020, उसके बाद अभी रिसेंटली जो भी नेगोशिएशंस हुए हैं उस स्टैंड ऑफ को फिर पहले की तरह ठीक करने के लिए, तो ये सभी चीजें इसमें मेंशन की गई हैं। तो ये आप समझ सकते हैं। तो ये बायलैटरल टाइज के लिहाज से ये आर्टिकल जरूरी हो जाता है। ओके, अगला आर्टिकल बात करता है उत्तराखंड एडॉप्ट्स यूसीसी। तो डीपीएसपी जो है उसका आर्टिकल 44 हमें डायरेक्टिव देता है हमारे गवर्नमेंट को, कि हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड लेना है। तो ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड लेना है उसमें क्या करना है, जो भी हमारे पर्सनल लॉ है, ओके, उसके ऊपर जाके पूरे देश के लिए जो भी हमारे मैरिज, डाइवोर्स, इस रिलेटेड जो भी लॉज है, इनहेरिटेंस, एडॉप्शन, इस रिलेटेड लॉज को क्या करना है, यूनिफॉर्म तरीके से देश में अप्लाई करना है, ताकि हम जेंडर इक्वालिटी इंश्योर कर सके और जो भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो रहे हैं उनको खत्म कर सके। तो ये उसे रिगार्डिंग
आया है। ओके, तो यूसीसी भी एक बहुत चर्चे में रहा हुआ टॉपिक है, तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। ओके, और या फिर प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से भी ये इम्पोर्टेंट हो सकता है। और इसमें और भी बहुत सारी चीजें मेंशन की गई है कि जो यूसीसी का जो इम्प्लीमेंट किया गया है उत्तराखंड में, तो उसमें कैसे जो भी वेबसाइट है उसमें एआई को इंटीग्रेट किया गया है। ओके, एआई के जरिए 22 लैंग्वेज में इस जो भी पॉलिसी जो भी रूल्स बनाए गए हैं उसको आपका 22 लैंग्वेज में अवेलेबल किया गया है। तो ये क्या है, इनोवेटिव चीजें हैं। तो आपका इन फ्यूचर में आप जब एआई का क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो ये जब आप एग्जाम्पल के तौर में एआई का इस्तेमाल कैसे हो सकता है वो चीजें लिख सकते हैं, और आप ऐसे में भी ये सारी चीजें मेंशन कर सकते हैं एआई रिलेटेड क्वेश्चन में। ओके, चलिए आगे देखते हैं अगला मुद्दा। तो अगला मुद्दा बात करता है रिगार्डिंग डज काउ यूरिन हैव एंटी इन्फेक्टिव प्रॉपर्टीज। ओके, तो ये थोड़ा डिबेटेबल मुद्दा है। ओके, स्टोरी क्या है अब तक का। जनवरी 15 में आईआईटी मद्रास के जो डायरेक्टर थे उन्होंने ये स्टेट किया कि काउ यूरिन हैज एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल एंड एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज। ओके, तो ये इस इसके बारे ये जब डायरेक्टर साहब ने कहा तभी ये चीज क्या हुई, डिबेट में आ गई कि एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट के जो डायरेक्टर है वो ऐसा कैसे कह सकते हैं। ओके, ये कितना साइंटिफिक है। ओके, या फिर ये कितना एविडेंस बेस्ड है। तो इस रिगार्डिंग क्या है, एक डिबेट इसमें छिड़ गया है। तो अभी क्या है, ये जो डिबेट है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो भी बातें कही गई है, ओके, उसका क्या लॉजिक है, क्या रीजन है, ओके, इस बातों में फिर किसने कैसे काउंटर किया। ओके, तो उससे हम क्या है थोड़ा सा एक इंसाइट पा सकते हैं, क्योंकि ऐसे चीजें क्या है कभी इंटरव्यू में पूछ ली जा सकती है। तो आप इसमें क्या है, आपका अपना व्यू ना देके आप इसमें ये पूरा डिबेट क्या है, फिर एक्सपर्ट्स के व्यू क्या है, तो आपको ये सारी चीजें मेंशन करनी है। और ओवरऑल भी मैं आपको ये बात बताना चाहूंगा, प्री का बात अलग हो जाता है, लेकिन मेंस और जो आपका इंटरव्यू है उसमें हमें क्या है चीजों को सब्सटेंशिएट करना पड़ता है। ओके, आपको सिर्फ अपना ही व्यू ज्यादा नहीं दिखाना होता है। आप थोड़ा बहुत दिखा सकते हैं, लेकिन बाकी आपको क्या है जो भी एक्सपर्ट्स के व्यू है उनको, या फिर जो भी डेटास है, ओके, जो भी लॉजिकल रीजनिंग्स है उसको आपको दिखाना होता है। ठीक है ना, तब आपका जो भी बात होता है एज अ पोटेंशियल सिविल सर्वेंट क्रेडिबल होता है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है विद द स्पोरेडिक सोवरेन्स। तो ये जो आर्टिकल है ये पूरा अभी दिल्ली का इलेक्शन का माहौल है उसी के रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात करता है कि कैसे जो भी पार्टीज का इलेक्शन मैनिफेस्टो है, ओके, दिल्ली का दिल्ली में जो भी इलेक्शन होने वाले हैं उसमें जो भी पार्टी पार्टिसिपेट कर रही है इलेक्शन में, तो उनके इलेक्शन मैनिफेस्टो में पॉल्यूशन के बारे में चर्चा नहीं देखा गया है। तो जो भी ऑथर साहब है उन्होंने ये चीज मेंशन किया है कि कैसे जो एक पोल्यूशन का मुद्दा है जो इतना बड़ा मुद्दा है वो पॉलिटिकल पार्टी भी अपना कॉन्सर्न नहीं जता रही है मैनिफेस्टो में, एज वेल एज जो पीपल है वो भी शायद इसको नजरअंदाज ही करेंगे, जबकि ये एक क्या है बहुत ही जरूरी मुद्दा है, क्योंकि ये अब ओवरऑल एनवायरनमेंट को बिगाड़ रहा है। ओके, एयर को पोल्यूट कर रहा है, लोगों के हेल्थ पे बुरा असर डाल रहा है, फिर आपका सोसाइटी पे बुरा असर आ रहा है, फिर आपका इकोनॉमी में क्या है ये इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी को घटा रहा है। तो ये सारी चीजें हमें समझनी जरूरी हो जाती है। ओके, चलिए देखते हैं अगला आर्टिकल। तो ये बात करता है टीचर्स लाइक के एल कृष्णा। ओके, तो के एल कृष्णन सर को आपका पद्मश्री अवार्ड दिया गया है, जो दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के टीचर हैं। तो इसमें उनके जो भी पेडागोजिक मेथड है, जो पढ़ाने का यूनिक मेथड है उसके बारे में बात किया गया है, एज वेल एज उनके जो भी आपके कंट्रीब्यूशन है पॉलिसी मेकिंग में उसके बारे में बात किया गया है, और कैसे उनके जो भी कंट्रीब्यूशन है उसको रिकॉग्नाइज किया गया है उसके बारे में भी इसमें दिया गया है। इसी के उपरांत इसमें बाकी जो भी हमारे इकोनॉमिस्ट है, ओके, और प्रोफेसर्स रह चुके हैं उनके बारे में भी इसमें मेंशन किया गया है। तो ये आप एग्जाम में स्पेशली इकोनॉमी सॉरी प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये अवार्ड रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसमें ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, चलिए देखते हैं अगला टॉपिक। तो अगला टॉपिक बात करता है कंसर्न्स इन कैपिटल अकाउंट ट्रेंड। तो ये
स्पेशली आपका इकोनॉमी रिलेटेड आर्टिकल है, तो इसमें आपको कैपिटल अकाउंट, करेंट अकाउंट, ओके, कैपिटल अकाउंट के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं उसी रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात कर रहा है, और कैसे करेंट अकाउंट डेफिसिट को रोका जा सकता है, ओके, कैसे हम अपना जो इंपोर्ट है उसको घटा के कैसे एक्सपोर्ट को और इंक्रीज कर सकते हैं, उसी रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात करता है। आई होप ये सारी चीजें आपको जो भी मैंने क्रक्स में बताई आपको समझ में आई होंगी, और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना ही है, कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अलविदा।